सर्दी का मौसम, दिसंबर की गुलजारियत, नए साल की आहट, कोजी ब्लैंकेट्स, मक्का की रोटी, सरसों का साग और गर्म गर्म मेथी के पराठों पर पिघलता हुआ सुनहरा अमूल मक्खन। वह थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जिंदगी फिर भी बहुत खूबसूरत है। कोरोना कोरोना के खत्म होने की उम्मीद। जिस तरह शरीर का भोजन सर्दियों में ये सारी गर्म खुराक, और उसी तरह हमारी आत्मा को भी एक भोजन की जरूरत होती है। The food to thoughts and the food to soul is as much required as the nutritions are required for your good health. And for that we need newspaper. And for that we come to the mentioning of journalism. A good newspaper, I suppose, is a nation talking to itself. And journalism is the first draft of history. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कम्युनिक की इस यूनिक इंटरव्यू सीरीज में आज आपके सामने एक खास मेहमान को लेकर आई हूं। आइए उनका परिचय कराती हूं। आज के हमारे खास मेहमान हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी। प्रोफेसर संजय द्विवेदी देश के जाने माने पत्रकार, संपादक, लेखक, संस्कृत कर्मी और मीडिया गुरु हैं। दैनिक भास्कर, हरिभूमि, नवभारत, स्वदेश, info-india.com और छत्तीसगढ़ के पहले सैटेलाइट चैनल Z24 घंटे छत्तीसगढ़ जैसे मीडिया संगठनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में 10 वर्ष से मास कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रहे हैं। संप्रति जनसंचार विभाग में प्रोफेसर, मीडिया विमर्श पत्रिका के कार्यकारी संपादक, राजनीतिक, सामाजिक और मीडिया के मुद्दों पर निरंतर लेखन करते आ रहे हैं। अब तक 25 पुस्तकें लिख चुके हैं। जी हाँ, 25। और संपादन कार्य में भी लगातार सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इनकी लिखी हुई किताब मोदी युग, संसदीय लोकतंत्र का नया अध्याय खासी चर्चा में रही है। देश के प्रख्यात पत्रकार, लेखक और मीडिया शिक्षक डॉक्टर संजय द्विवेदी इन दिनों भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली के महानिदेशक हैं। हार्दिक स्वागत प्रोफेसर द्विवेदी, और आभार कि आपने मुझे आपको होस्ट करने का सुनहरा मौका दिया। नमस्कार माया जी, नमस्कार। मैं आपसे जुड़े सभी लोगों को अपना नमस्कार करता हूं। आपने मुझे इस लायक समझा, अपनी बातचीत में आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो संजय जी, शुरू करते हैं शुरू से। संजय जी, आपके प्रारंभिक वर्षों के बारे में कुछ बताएं। क्या माहौल था घर में, परिवार में, जिसने आपको पत्रकारिता की ओर प्रोत्साहित किया? माया जी, मेरे पिता जी डॉक्टर परमात्मा नाथ द्विवेदी हिंदी के प्राध्यापक थे। बस्ती में कॉलेज है, उसमें वो हिंदी पढ़ाया करते थे। और मेरे घर में काफी साहित्यिक वातावरण था और काफी साहित्यकारों का आना जाना, कवियों का आना जाना, एक तरह से काफी भाषा का काफी महत्व था। पढ़ने लिखने का बहुत रुझान था, बहुत सारी किताबें घर में थी, बहुत सारे महत्वपूर्ण अखबार और पत्र पत्रिकाएं आती थी। तो अगर घर से कहूं तो पिताजी के नाते और पिताजी से विरासत में मुझे भाषा की सेवा का सौभाग्य मिला है, और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि उनके पुत्र के नाते मैं इस जमीन पे आया और उन्होंने इतनी अच्छी विरासत और परवरिश मुझे दी, जिसके नाते मुझ में भाषा के कुछ संस्कार विकसित हुए। सच में जो इंटेलेक्चुअल फ्रूट्स हैं वो अगर जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं तो इससे खूबसूरत कोई विरासत नहीं हो सकती। हिंदी मेरी जीविका है और जीवन भी, कहना है आपका। क्या आपका समस्त लेखन और पत्रकारिता हिंदी भाषा में ही रहा है? इसकी कोई खास वजह? जी, एक तो हिंदी हमारे देश की भाषा है और मैं मानता हूं कि आपको अगर देश के लोगों तक पहुंचना है तो हिंदी में ही संवाद करना पड़ेगा। और दुनिया के तमाम ताकतवर लोग जब हिंदुस्तान के लोगों से संवाद करते हैं तो अपनी ही भाषा का उपयोग करते हैं। अपनी भाषा के प्रति सम्मान भी है। आप देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी बहुत वर्षों बाद राजनीति में प्रवेश करती हैं, पर जब संवाद उन्हें करना होता देशवासियों से, हिंदी में ही करती हैं। बिल्कुल। कैटरीना कैफ जी जो बॉलीवुड की इतनी बड़ी अभिनेत्री हैं, भारत आती हैं और हिंदी फिल्मों में काम करना प्रारंभ करती, हिंदी सीखती हैं। तो काफी पावरफुल लोग हिंदी सीख रहे हैं, और हिंदी एक शक्ति के नाते भी, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचना है, उनके दिलों तक पहुंचना है। और इतना ही क्यों माया जी, आप ये देखिए कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, वे सब विदेशों से पढ़ करके लौटे हैं। महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं,
बाबा साहब अम्बेडकर हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, और पहली पंक्ति के जो बड़े सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ये सब विदेशों से पढ़ के आते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, कई भाषाएं जानते हैं, पर अपने देश के लोगों से हिंदी में संवाद करते हैं, हिंदी में अखबार निकालते हैं। बाबा साहब ने मूक नायक देखिए मराठी में निकाला, गांधी जी ने अपने बहुत सारे पत्र गुजराती और हिंदी में प्रारंभ किए। ये अपने आप में एक हमारी विरासत है स्वतंत्रता आंदोलन की, जिसमें हमने अपने आप को पहचाना कि हम किस भाषा में बात करें। उस आंदोलन के सारे बड़े नेताओं ने विदेश से पढ़े लिखे होने के बावजूद हिंदी को राष्ट्रभाषा मान करके हिंदी में ही इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया। तो हम लोग तो हिंदी के बहुत छोटे सेवक हैं। हमें तो रोजी रोटी सब कुछ हमें हिंदी से मिली है, तो हम किस में लिखेंगे? हमारी रोज जीविका और जीवन दोनों है हिंदी, तो हमारी तो रोजी रोटी भाषा से ही चल रही है। तो इसलिए हिंदी और समस्त भारतीय भाषाओं के लिए मेरे हृदय में बहुत सम्मान है। जैसे किसी बंगला भाषी के लिए अपनी बंगला भाषा के लिए होगा, मराठियों के लिए मराठी का होगा, तो सभी भारतीय भाषाओं को मैं राष्ट्रभाषा मानता हूँ। जो भी भाषा इस देश में पैदा हुई, हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, सभी 22 भारतीय भाषाएं जो संविधान की अनुसूची में दर्ज है, उन सबके प्रति मेरा आग्रह रहता है। और मुझे लगता है कि हमें अपनी भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान का भाव रखना ही चाहिए, क्योंकि देखिए भाषाएं और माताएं अपने पुत्रों से सम्मानित होती हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज अंग्रेजी का झंडा इसलिए गड़ा हुआ है कि अंग्रेज पूरी दुनिया के अंदर गए, पूरी दुनिया में उन्होंने राज किया, अपनी भाषा को लेके गए। तो अगर हमें पूरी दुनिया के अंदर जाना है तो अपनी भाषाओं के माध्यम से जाएंगे। और हमारी भाषाएं निश्चित रूप से बड़ी सशक्त भाषाएं, हमारे पास तमिल जैसी बड़ी पुरानी भाषा है, और बंगला जैसा हमारे पास एक साहित्य है जिसमें इतने बड़े बड़े साहित्यकार, शरद चंद्र से लेके माहेश्वता देवी तक इतने बड़े साहित्यकार। तो हमारी हर भाषा में एक अनूठी विरासत छुपी हुई है, जरूरत है उसको समझने की और उसके साथ संवाद करने की। बहुत दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत खूबसूरती से इस बात को आपने जाहिर किया। और सच में एक भाषा हमारा एक गौरव है, और उसे बोलने में चाहे हम अपने देश में हो या हम विदेश में हो, किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद अपनी चीज पर गर्व करते हैं ना, तभी दुनिया उस पर गर्व करना शुरू करती है। मैं जी एक आपने संदर्भ और अपने जोड़ना चाहता हूँ आपको, एक जी संदर्भ बस सर। जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संदर्भ है, बहुत बड़ा संदर्भ है। जब देश आजाद होता है, मुल्क आजाद होता है, उस दिन कुछ पत्रकार महात्मा गांधी के पास जाते हैं, उनका साक्षात्कार लेने का प्रयास करते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो अंग्रेजी में उसका जवाब दे, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि दुनिया वालों से कह दो कि गांधी अंग्रेजी भूल गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक स्वतंत्र देश को किस भाषा में बोलना चाहिए। उनका संदेश भी था कि बिल्कुल। अब मुल्क आजाद हो चुका, देश आजाद हो चुका है, हम एक पराई भाषा में संवाद क्यों करें। तो ये अपने आप में उनका एक संदेश है, और मुझे लगता है हम सबको इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और बड़े गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी दुनिया भर के अंदर जहां जा रहे हैं, बड़े से बड़े मंचों पर, वहां अपनी भाषा में संवाद कर रहे हैं। इसके पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यूएनओ में हिंदी बोल करके, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी बोल करके हिंदी का गौरव बढ़ाया था। हमारे गृह मंत्री आज हिंदी में बात करते हैं। तो ये, जबकि ये गुजराती भाषी है, हमारे गृह मंत्री गुजराती भाषी है, प्रधानमंत्री गुजराती भाषी है, इसके बावजूद हिंदी में बोल करके हमारी राष्ट्रभाषा और देश का गौरव और मान बढ़ाने का पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सब लोग हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं अपनी भाषाओं को अपनाने के लिए। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। आपने अपने ब्लॉग में लिखा संजय जी कि भारतीय भाषाओं के मीडिया के भी ये सुनहरे दिन हैं। इससे आपका क्या आशय है? देखिए, भारतीय भाषाओं की मीडिया के सुनहरे दिन है, जब मैं ऐसा कहता हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए, हिंदुस्तान के 10 टॉप 10 अखबारों की आज सूची बनाए, 10 जो सबसे अधिक बिकने वाले अखबार हैं, उसमें 9 हिंदी और भारतीय भाषाओं के, 9, 10 में 9। तो ये इससे अच्छे दिन क्या होंगे? अकेला अंग्रेजी का एक अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया है जो टॉप 10 में आता है। आप जरा चैनलों की व्यूवरशिप देख लीजिए, चाहे एंटरटेनमेंट के चैनल हो, न्यूज के चैनल हो, इंफोटेनमेंट के चैनल हो, उन किन चैनलों को ज्यादा देखा जा रहा है। और आपको मैं कहता हूं माया जी कि हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, वो सब अब सिर्फ भारतीय भाषाएं नहीं, सब वैश्विक भाषाएं हैं। ग्लोब पर भारतीय हर जगह बसता है। बिल्कुल। आज हमारी बंगला भाषा बोलने वाले लोग कहाँ नहीं है, दुनिया के किस हिस्से में नहीं है। मराठी बोलने वाले दुनिया किस हिस्से में नहीं है, उर्दू बोलने वाले दुनिया किस हिस्से में नहीं है, तमिल दुनिया किस हिस्से में नहीं है, मलयाली दुनिया किस हिस्से में नहीं है। सारे देश में हिंदुस्तान के जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सेवा के सर्विस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया के अंदर आज छाए हुए। और ये सब अपने अपने घरों में अपनी मातृभाषा का चैनल देखते हैं। यानी कि हमारी सारी जो भारतीय भाषाएं हैं वह सब इसमें विश्व भाषाएं हैं। एक चैनल जो आपको लगता होगा कि ये जो है जी बांग्ला है, ये बंगाल में अकेला देखा जा रहा, आप धोखे में। पूरे हिंदुस्तान में तो देखा ही देखा जाता है, दुनिया के तमाम देशों में भी देखा जाता है। इसलिए हमारी समस्त भारतीय भाषाएं जो है
आज वैश्विक भाषाएं बन चुकी है। और इसलिए इसका आकार भी देखिए आप, यूरोप की जिन भाषाओं को हम बड़ा आदर देते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण मान के अंदर रखा है, आखिर स्पेनिश कितने लोग बोलते होंगे? स्पेन कितना बड़ा है? स्विट्जरलैंड कितना बड़ा है? फ्रांस कितना बड़ा है? ये जो छोटे तमाम देश है यूरोप के छोटे छोटे, इनके बराबर तो हमारा 24 करोड़ का अकेला उत्तर प्रदेश बैठा हुआ है। तो आबादी की संख्या, आबादी के हिसाब से आप देखेंगे तो हमारी भारतीय भाषाओं को बोलने वाले लोग कितनी बड़ी संख्या में। आज हिंदी के बाद बांग्ला दूसरी बड़ी भाषा हिंदुस्तान की, फिर तेलुगु का नंबर आता है। तो आज हमारी जो वैश्विक भाषाएं हैं, जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, उनको करोड़ों में पढ़ने लिखने और बोलने वाले लोग। और ये जो ई मीडिया आया, WWW जब आ गया कि अब हम यहां बैठकर हिंदुस्तान का कोई भी ई पेपर अमेरिका के अंदर पढ़ सकते हैं, स्पेन के अंदर पढ़ सकते हैं, ट्रिनिडाड में पढ़ सकते हैं, गुयाना में पढ़ सकते हैं, मॉरिशस में पढ़ सकते हैं, तो हमारी समस्त भारतीय भाषाओं की रीच बहुत बढ़ गई है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे बहुत सुनहरे दिन हैं, क्योंकि अब हम सब वैश्विक स्तर पर हमारी एक पहचान बन रही है। जी संजय जी, मीडिया विमर्श क्या है, इसमें आपकी क्या भूमिका है, और क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत अहम रोल प्ले करती है? तो लेकिन हम ये भी सुनने में आता है कि मीडिया बिक चुका है, जो चीजें, जो हमें इस तरह की बातें जो हतोत्साहित करती हैं, इसके बारे में आप अपनी राय स्पष्ट कीजिए। देखिए, पहली बात यह कि मीडिया विमर्श क्या है। तो मीडिया विमर्श एक पत्रिका है जो 3 महीने में एक बार छपती है, साल में उसके 4 इश्यू आते हैं। वह मीडिया पर एक डिस्कोर्स बनाने के लिए निकाली गई पत्रिका है, पिछले 13 वर्षों से निकल रही है। उस पत्रिका में मेरा भी सहयोग है और हमारे तमाम विद्वान प्राध्यापक उसके साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया कर्मी जुड़े हुए हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि मीडिया बिक गया है। देखिए माया जी, कई बार ऐसा होता है कि समाज में चारों तरफ पतन होता है, समाज में सब तरफ गिरावट होती है, पर हम उम्मीद करते हैं कि सब मीडिया संभाल ले। मेरा मानना है, जब स्कूल एजुकेशन में संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, परिवारों में संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, समाज में वातावरण खराब है, तो समाज के सब क्षेत्रों में गिरावट आ रही है। क्या आप ये कह सकते हैं सारे डॉक्टर धर्मात्मा हो गए हैं, सारे वकील धर्मात्मा हो गए हैं, सारे राजनेता हरिश्चंद्र हो गए हैं, सारे अधिकारी पुण्यात्मा हो गए हैं? यानी समाज के सब क्षेत्रों में कुछ ना कुछ गिरावट हो रही है। अकेला पत्रकार अच्छा कैसे रह सकता है? मतलब ये कितना गजब का द्वंद्व है माया जी, कि समाज जीवन के सब क्षेत्रों में तो गिरावट हो, किंतु पत्रकारिता का स्तर ऊंचा होता चला जाए। ऐसा होता है क्या? लेकिन समाज के सब क्षेत्रों में, समाज के सब क्षेत्रों में गिरावट है, इसलिए मीडिया में भी गिरावट। क्योंकि समाज में लोग आते कहां से? मीडिया में आदमी कहां से आता? समाज से आता है। उसी स्कूल में, जिस स्कूल में आप पढ़ी हैं, उसमें उसी स्कूलों से मैं भी पढ़ के आ रहा हूं, मेरा बच्चा भी उन्हीं स्कूलों से पढ़ के जाएगा। समाज की उन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, नेता, अधिकारी, इंजीनियर सब तैयार होते हैं। तो इसलिए ये कहना कि अगर समाज में सामाजिक जो मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, संस्कार हैं जो हमारे, वो मजबूत नहीं किए जाएंगे, परिवारों में पारिवारिक संस्कार मजबूत नहीं किए जाएंगे, कोई अच्छा नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए इस बात को। आप ये नहीं कह सकते कि समाज के सब क्षेत्रों में गिरावट हो और एक क्षेत्र उत्कर्ष को प्राप्त हो जाए। ये भी बड़ी गलत मांग है। कई लोग कहते हैं राजनेता हमारे ऐसे हैं। समाज के सब क्षेत्रों में गिरावट है, राजनीति कैसे अच्छी हो जाएगी? नहीं हो सकती। इंजीनियर कैसे अच्छा हो जाएगा? डॉक्टर कैसे? समाज के सब क्षेत्रों में जब उत्थान होगा, समाज में जब नैतिक मूल्यों की स्थापना होगी, तो हमें श्रेष्ठ लोग मिलेंगे, वरना अपवाद स्वरूप ही अच्छे लोग मिलेंगे हमें। ज्यादातर लोग, क्योंकि उनको लगता है कि सफलता शॉर्टकट से प्राप्त की जा सकती है, सफलता हल्के फुल्के माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है, इसलिए समाज में जो गुणता होनी चाहिए, जो गुण का सम्मान होना चाहिए, जो व्यक्ति की श्रेष्ठता का सम्मान होना चाहिए, ईमानदारी का सम्मान होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसलिए हमें अपने वैल्यू सिस्टम में, हमें अपने फैमिली सिस्टम में, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में और सामाजिक सिस्टम में हमें नैतिकता का स्थान देना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति ने इस प्रकार का प्रयास किया है, जिसमें 3 खास चीजें जोड़ी हैं। नई शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा को शामिल किया गया, इसलिए ताकि एक सुंदर समाज बने। नई शिक्षा नीति में पर्यावरण की शिक्षा को शामिल किया गया है, ताकि एक सुंदर दुनिया बने। नई शिक्षा नीति में के करिकुलम में इस बार जो है उन्होंने इसके जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उनको शामिल किया है, ताकि लोग आत्मनिर्भर बने। इसलिए हमें सब तरफ काम करने की जरूरत है। हम मीडिया से बहुत ज्यादा उम्मीद पाल रहे हैं, जबकि मीडिया समाज का बड़ा छोटा हिस्सा है। समाज तो बहुत बड़ा है,
समाज के हम बहुत छोटे हिस्से हैं। इसलिए जब समाज श्रेष्ठ होगा, समाज योग्य होगा, मीडिया अपने आप संभल जाएगा। मीडिया पे आप बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मत पालिए, ना मीडिया से बहुत ज्यादा आशा पालिए ये बहुत ज्यादा परिवर्तन कर देगा। परिवर्तन तो मेरे समाज को ख्याल करना है, से हम सबको मिलकर के करना है। जी। हमारा जो साहित्य है, हमारी जो फिल्में हैं, या हमारा जो पत्रकारिता है, ये सब चीजें हमारे अपने सामाजिक मानदंडों, हमारे सामाजिक जो परिवेश है उसी का एक प्रतिबिंब है, उसी का एक आईना है। तो जो चीज समाज में दृष्टिगोचर होगी वही शायद पत्रकारिता का एक बेस होगा, क्योंकि पत्रकारिता का मतलब ही यह है कि सच को सच कहकर पेश किया जाए। लेकिन आपको लगता है कि मॉरल साइंस इन्वॉल्व कर देने से सिलेबस में, करिकुलम में, क्या सच में इस तरह की मॉरल अपलिफ्ट हमें अपने आगे आने वाली जनरेशन में दिखाई दे पाएगी? देखिए, कोशिश तो हमें यही करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ठीक करें, क्योंकि हमारा तो समय निकल गया। हम अगर चाहते हैं कि एक अच्छा भारत बने, एक सुंदर भारत बने, एक सुंदर समाज बने, अपनी नई पीढ़ी में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे का नहीं, अच्छे स्कूलों का नहीं, सिर्फ उनकी सुविधाओं का नहीं कि ऐसी कक्षाएं बन गई हैं, हमें उनमें संस्कारों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ जो है इंफॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ संस्कार। संस्कार क्या? संस्कृति। जो जो कभी हमारे अंदर है, कल्चरल जो बैकग्राउंड हमारा है, हम जड़ों से उखड़ते जा रहे हैं, वैल्यू सिस्टम, फैमिली सिस्टम ये हमारा कमजोर हुआ है, उसको हमको बचाना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चों को नहीं संभालेंगे, देखिए दुनिया भर के अंदर अगर हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा है, इस नाते नहीं है कि आप बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इस नाते नहीं कि आप एक भारी जनसंख्या लेकर चीन के मुकाबले खड़े हो जाते हैं। हिंदुस्तान का आदर सिर्फ इसलिए है, हिंदुस्तान की संस्कृति का सम्मान सिर्फ इसलिए है, हमारे पास एक बहुत वेल डिजाइंड, वेल डिफाइंड और बहुत ही स्टेब्लिश्ड फैमिली सिस्टम है। वो फैमिली सिस्टम हमारा टूट रहा है। फैमिली सिस्टम टूटने का मतलब है संस्कारों का टूटना। फैमिली सिस्टम टूटने का मतलब है अपने बच्चों को सरकार के हवाले, स्कूलों के हवाले छोड़ देना। इसलिए हमें कहीं ना कहीं अपने फैमिली सिस्टम को रिवॉल्व करना पड़ेगा। मैडम, ये आपसे कहना चाहता हूं माया जी, यदि हम अपने परिवारों को बचा पाएंगे तो शायद हम अपने संस्कार को बचा पाएंगे, अपने स्कूलों को बचा पाएंगे। इसलिए अपने फैमिली सिस्टम को बहुत मजबूत करने की जरूरत है, जहां पर पैसे की कदर नहीं हो, जहां पर संस्कारों की कदर हो, जहां बड़ी गाड़ी से उतरने, बड़े भवनों के रहने के आधार पर सम्मान न किया जाए, बल्कि एक जो है, जो वास्तव में जो योग्य लोग हैं, जो प्रतिभाएं हैं, उनका आदर किया जाए, कलाकारों का सम्मान किया जाए, साहित्यकारों का सम्मान किया जाए, जो समाज को कुछ देते हैं। आप देखिए, देवता शब्द हमारी संस्कृति में एक शब्द है, देवता। तो देवता कौन है? जो देता है वो देवता है, देने वाला देवता है, जो ज्ञान दे रहा है या कुछ भी आपको प्रदान करता है वो देवता है। तो हमें अपने समाज को, देखिए देवत्व की हमारे समाज में कल्पना भी है कि एक साधारण मनुष्य को देवत्व की तरफ ले जाना है, यानी उसे देने वाला बनाना है, डिलीवरी सिस्टम में उसको लाके खड़ा करना है। तो हम समाज को देने लायक बने, और देने के लिए समाज लेगा क्या? अच्छी चीजें लेगा, बुरी चीज तो लेगा नहीं। तो कुछ देने लायक बने, और अपनी सोसाइटी में हमें इस चीज को विकसित करना पड़ेगा। नहीं विकसित करेंगे, देर हो जाएगी। ये जो लंबी गुलामी अंग्रेजों की हमने की, उसने हमारे जीवन में बहुत सारे अंधकार, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर डाल दी है। इस हीनता से मुक्त होकर के भारत जाग रहा है, भारत अपने आप को पहचान रहा है, और मैं आपसे कहता हूं कि यह स्वप्न पूरा होगा। भारत फिर से जगत गुरु बनेगा, और जगत गुरु अपनी दादागिरी के आधार पर नहीं बनेगा, जगत गुरु अपने ज्ञान के आधार पर बनेगा, अपने कौशल के आधार पर बनेगा, अपनी सॉफ्ट स्किल्स के आधार पर बनेगा। और देखिए, भारत के पास दुनिया को देने के लिए है, इसलिए भारत को स्वीकार करेगी। कोई व्यक्ति जाता है, श्रेष्ठतम का ही चयन करता है, सबसे अच्छी जो चीज होती है उसको चुनता है। इसलिए भारत का विचार सबसे अच्छा विचार है, क्योंकि भारत कभी नहीं कहता कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। भारत कहता है कि आप भी श्रेष्ठ हो सकते हैं, आप में भी श्रेष्ठ होने की संभावना है। हमने कभी नहीं कहा कि ये किताब आखिरी किताब है, इसके बाद कोई सच बात नहीं लिखी गई। हमने कहा आनो भद्रा करतो यंत विश्वता, यानी सभी दिशाओं से जो अच्छे विचार आ रहे हैं उनका स्वागत करें। इसलिए भारत की संस्कृति महान है। हमने, हमारी संस्कृति का मूल मंत्र क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। हमारा श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना, ये पराया है। ये बात छोटे लोग करते हैं, छोटे मन के लोग करते हैं। भारतीय क्या कहता है? उदार चरिता नाम के, उदार चरित्र के लोग हैं, उनके लिए पूरी वसुधा एक परिवार है। यह विचार है, इस विचार से दुनिया में शांति होगी, भारत भी एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनकर के उभरेगा, और भारत के रास्ते पर दुनिया चलेगी। ये जो रक्तपात है, खून खराबा आपको दिख रहा है, इस क्या संघर्ष है? लोग कहते हैं क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन से झगड़े करती है क्या? सभ्यताएं संघर्ष करती है क्या? ये तो असभ्यताओं का संघर्ष है, जिन्होंने मान लिया कि हम श्रेष्ठ हैं, इसके अलावा सब गलत है।
हम ही महान हैं, इसके अलावा सब गलत है। अपने को श्रेष्ठ मानने के नाते दुनिया के तमाम देश एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, तमाम संस्कृतियां एक दूसरे का खून बहा रही हैं। इसलिए हम ही श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी श्रेष्ठ हो सकता है, और हम सब मिलकर ही इस विश्व को शांति और उसका सुमंगल का संदेश दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि भारत का जो संदेश है उसको दुनिया पढ़ रही है, उसको समझ भी रही है। मेरे ख्याल से मूढ़ता का इससे बड़ा कोई प्रतीक नहीं कि हम अपने आप को सर्वज्ञानी समझें, और सर्वज्ञानी होने का इससे बड़ा कोई प्रतीक नहीं कि हम अपने आप को बिल्कुल अबोध और अज्ञानी समझें और हम दूसरों के ज्ञान को आदरपूर्वक स्वीकार करें। और ये कौन कहता है, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, बहुत अच्छा साक्षात्कार करती हूँ, बहुत अच्छी स्पीच देती हूँ। हैट्स ऑफ टू यू, यू आर वंडरफुल, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। और आपके वक्तव्य को सुनकर, आपकी हर बात को सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी ऑडिटोरियम में हूँ और मैं स्टेज पे किसी बहुत बड़े मिनिस्टर को बोलते हुए सुन रही हूँ, और मुझे तो मोदी जी की भी एक झलक दिखाई दे रही है। संजय जी, आपसे एक निजी सवाल करूंगी जो कि शायद अब निजी नहीं है। आपकी नियुक्ति को लेकर काफी विवाद रहा। ये जो पद आपको अब मिला है, ये जून 2019 से रिक्त पड़ा हुआ था, और आरोप है कि इस महत्वपूर्ण पद के लिए आप पर्याप्त अनुभव और शैक्षिक योग्यता नहीं रखते हैं। It has been said that Sanjay Dwivedi does not have UGC NET in journalism and mass communication discipline, and so he cannot even be appointed as a lecturer or an assistant professor, but he has got the above posts. तो क्षमा चाहूंगी, ये मेरा अपना कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है। एक इंटरव्यूअर होने के नाते मैं बिल्कुल ही निष्पक्ष रूप से बात कर रही हूँ, लेकिन लोगों की शायद जिज्ञासा हो सकती है। तो ऐसा तो नहीं कि आरएसएस से संबंध होने के कारण या मोदी जी के करीबी होने के कारण या मोदी जी को एक संपूर्ण पुस्तक समर्पित करने के कारण ऐसा हुआ हो। देखिए, तो मुझे अगर आप लगता है कि जो आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं, तो वो इसी कारण से होते हैं कि भाई कुछ लोगों को कुछ कष्ट होता होगा। ये बात ठीक है कि एक खास विचारधारा के प्रति लोगों का थोड़ा सा वो हिचक है, और इस नाते लोग दूसरों को लांछित करने का प्रयास करते हैं। एक खास किस्म का गिरोह है जो लगा ही रहता है कि हर नियुक्ति को विवादित करो और हर नियुक्ति पर सवाल खड़े करो। जहां तक मेरे अपने व्यक्तिगत संदर्भ की बात है, ये जो पद है, इस पद में ये जो दो ही योग्यताएं मांगी गई थी। एक तो 25 साल का पत्रकारिता का कार्य अनुभव, दूसरा मास्टर्स डिग्री। इसलिए इस पद पर तो कोई विवाद का कोई कारण ही नहीं है जिस पर मेरी नियुक्ति हुई। यहाँ कोई लेक्चरर के पद पर तो अपॉइंट नहीं हुआ हूं, ना मैं प्रोफेसर बना हूं। ये तो दूसरी किस्म का पद है, ये एक प्रशासनिक पद है, और प्रशासनिक पद के लिए एक मास्टर्स डिग्री और 25 साल का पत्रकारीय क्षेत्र का अनुभव मांगा गया था। और इस पर माननीय हाई कोर्ट दिल्ली का फैसला आ चुका है, क्योंकि ये जो शिकायत की गई है, इस शिकायत को कोर्ट में चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने उस मामले को खारिज कर दिया है और ये मेरी योग्यताओं को माना है और कहा कि चयन समिति ने श्रेष्ठ चयन किया है। और फिर मैं आपसे कहता हूं माया जी, इतने उच्च स्तर का चयन है कि आप समझिए कि देश भर से आवेदन आते हैं, उनकी स्क्रूटनी होती है, भारत सरकार के अधिकारी उसका स्क्रूटनी करते हैं, फिर ये चयन होता है। ऐसे चयन में भी अगर कैबिनेट कमेटी इसको अप्रूव करती है, कितनी छानबीन होती है कितने स्तरों पे। अगर यहां भी गलत नियुक्तियां होने लगी फिर तो माशाअल्लाह, फिर तो कुछ भी हो सकता है इस देश में। तो इस नाते इस प्रकार की चीजों पर समय नष्ट करने कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात ये कही गई कि हाँ मैं तो लेक्चरर होने की योग्यता नहीं रखता। देखिए क्या होता है कि जो नियम होते हैं उन नियमों को जानना चाहिए। 2009 में मेरी नियुक्ति एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हुई। इस प्रश्न का मैंने कोई भी उत्तर नहीं दिया क्योंकि आपका ये मंच है, तो मैं आपने पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूं। तो 2009 में हुई, तो उस समय यूजीसी के नियम से मेरी नियुक्ति हुई। यूजीसी का नियम क्या था? यूजीसी का नियम यह था कि आपकी पत्रकारिता विषय में मास्टर्स डिग्री हो, प्लस 10 वर्ष में मीडिया में कार्य करने का अनुभव हो, और आपका इक्विवेलेंट पब्लिश्ड वर्क हो जिसको पीएचडी के समतुल्य कमेटी मान ले। उस नियम के तहत मेरी नियुक्ति हुई। मैं कोई लेक्चरर के पद पर आया ही नहीं, मेरे एसोसिएट प्रोफेसर पर नियुक्ति हुई इस नियम के तहत हुई, जिसमें यह था कि मास्टर्स डिग्री प्लस 10 इयर्स का एक्सपीरियंस प्लस आपकी इक्विवेलेंट पब्लिश्ड वर्क, इसके आधार पर मेरी नियुक्ति हुई। अब आप कहें साहब आप लेक्चरर के योग्य नहीं थे,
तो मेरा ये कहना है इस तरह की चीजों का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर मुझे एसोसिएट प्रोफेसर पे मेरी नियुक्ति, फिर बाद में मेरा एपीआई पूरे करने के नाते मुझे प्रोफेसर बना दिया गया। तो ये जो जो चीजें हैं कि जो लोग जो जो नियम है उस नियम के तहत मैं आता हूं। बाद में माया जी क्या हुआ कि 2010 में यूजीसी ने ये नियम समाप्त कर दिया और प्रोफेशनल्स की नियुक्ति जो है वो पत्रकारिता क्षेत्र में रोक दी। पहले पत्रकार डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर हो जाया करते थे, उस नियम को 2010 में समाप्त कर दिया गया। तो जब मेरी नियुक्ति हुई तब वो नियम था, आज वो नियम नहीं है। तो आज 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 मैं चाहूं तो आज मैं एसोसिएट प्रोफेसर नहीं हो सकता, ये बात ठीक है, पर जब मेरा चयन हुआ था तब मैं उसके योग्य था। तो उन चीजों को छिपा करके आप अदालतों में जा रहे हैं, अदालतों में आप धक्के भी खा रहे हैं, अदालतें आपके मामलों को खारिज भी कर रही हैं। और यहां इसमें जो ये जो पद है भारतीय जनसंचार संस्थान का, यहां तो विषय ही नहीं था, यहां तो कहीं बात नहीं, ये तो पद ही नहीं है लेक्चरर का, ये तो लेक्चर का पद नहीं है, तो प्रोफेसर का भी पद नहीं है, ये तो प्रशासनिक अधिकारी का पद है। तो मुझे लगता है कि विवाद खड़ा करने के लिए कुछ लोगों को शौक होता है, वो कुछ नहीं कर सकते तो विवाद तो खड़ा ही कर सकते हैं। और एक पूरा गैंग लगा हुआ आपको पता है, जिनको जिनको हर नियुक्ति को विवादित करना है, जिनको हर व्यक्ति पर उंगली उठानी है। मेरे सामने से आप कुछ नहीं कर सकते तो नियुक्ति को विवादित करते हैं। तो ये जो चीजें हैं मुझे लगता है कि इन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पूछा इसलिए मैंने उत्तर दिया। आज तक मैंने इसका कहीं उत्तर नहीं दिया, अभी भी पूछा गया तो मैंने नो कमेंट से जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं इनको जवाब देने में लगूंगा तो अपना नुकसान करूंगा। इससे अच्छा है कि इनको जवाब देने के बजाय मैं अपना काम करूं और आगे बढ़ता जाऊं। मैं इन सब चीजों में पड़ता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप कुछ करते हैं तो पत्थर फेंकने वाले बहुत होते हैं, और जब आपकी मृत्यु हो जाती तो लोग फूल फेंकते हैं। तो ये देश समाज का स्वभाव है, इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं देता जी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी, मेरे ऊपर एक किताब भी मेरे विद्यार्थियों ने निकाली है, उस पुस्तक का शीर्षक यही है, कुछ तो लोग कहेंगे। अरे वाह। जी जी। मोदी युग संसदीय लोकतंत्र का नया अध्याय आपकी विशेष रचनाओं में से एक है। समकालीन युग को मोदी युग कहना क्या आपको नहीं लगता एक अतिशयोक्ति है? देखिए, मैं आपसे एक बात बताता हूँ माया जी, बड़ी जोरदार बात बताता हूँ। 2014 के चुनाव के बाद मेरी एक किताब छपी, मोदी युग संसदीय लोकतंत्र का नया अध्याय। और जब एक किताब छपी तो मेरे एक वामपंथी मित्र हैं, वामपंथी विचारक हैं, उन्होंने मुझको बुलाया और कहा कि यार ये किताब का शीर्षक ठीक नहीं है, युग ऐसे नहीं बनते, आपने एक चुनाव मोदी ने जीता कि आपने युग लिख दिया इसको, ये ठीक नहीं है। 19 में पुनः जब मोदी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत कर आए, आदरणीय प्रधानमंत्री बने भारत सरकार के, तो वो वामपंथी मित्र मुझे फिर मिले। उनका यार उस समय मैंने आपसे कहा था कि आपने शीर्षक गलत रखा था, पर अब 2019 में जिस तरह से भारी बहुमत से वापसी हुई है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, तो मुझे लगता है आपका शीर्षक ठीक था, मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। तो मुझे लगता है ये जो संवाद है इसमें इसका पूरा जवाब छिपा हुआ है। तो क्योंकि देखिए क्या है कि बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय राजनीति को एक नया वैकल्पिक दर्शन प्रदान किया, एक वैकल्पिक राजनीति प्रदान की, और पहली बार भारत में ऐसी सरकार बनी जो एक अकेले दल की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, उसके पहले भी विपक्ष की सरकारें आई, पर मिलीजुली सरकारें थी। जनता पार्टी का प्रयोग 77 में हुआ, जिसमें बहुत सारे दल शामिल थे। उसके बाद फिर आदरणीय बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने, जनता दल के उसके नाते से अनेक लोग बने, देवगौड़ा जी बने, आदरणीय गुजराल जी बने, आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बने 3 बार भारत सरकार के। पर वो सब मिलीजुली सरकारें थी। पहली बार एक ऐसी सरकार बनी और एक ऐसे नेता के नेतृत्व में बनी जिसको बहुत लांछित किया गया था, बहुत अपमानित किया गया था, उस पर बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए गए थे और उनके पूरे गुजरात मॉडल को क्वेश्चन किया गया था। और आज भी मैं आपसे कहता हूं माया जी, हालात ये है कि लुटियंस में आज भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। वो मानते नहीं इस बात को कि एक गुजराती हिंदी बोलने वाला आदमी कैसे दिल्ली में आकर के राज कर रहा है। वो उनको एक अवैध उपस्थिति मानते हैं और उनको बड़ी उपेक्षा की नजर से देखते हैं। जो उनका पूरा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र था उनके खिलाफ, वो पूरा का पूरा उसको तोड़ करके उस चक्रव्यूह करके दिल्ली की कुर्सी पे आए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था भारतीय राजनीति में, पैराडाइम शिफ्ट इसको कह सकते हैं, एक पैराडाइम शिफ्ट था। उनका आना कोई साधारण घटना नहीं थी। साधारण परिवार से चल करके, जहां पर परिवारों से के आधार पर राजनीति होती है, बड़े दलों के आधार पर राजनीति होती है, एक पार्टी जिसने बहुत लंबे समय के बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, 52 में भारतीय जनता पार्टी बनी, बहुत लंबे समय के बाद उसको सत्ता में इस तरह का पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, अपने आप में एक बहुत बड़ी चमत्कारी घटना थी भारतीय राजनीति के लिए। मुझे लगा एक पत्रकार के नाते मुझे इस घटना को रेखांकित करना चाहिए
और उस दौर में लिखे गए जो आलेख थे उनको संकलित करके किताब प्रकाशित हुई है। तो उसके नाते मुझे कुछ लांछन भी सुनने पड़े, पर मुझे लगता है उस किताब को ठीक से देखा नहीं गया। किताब को आप देखेंगे तो उस किताब में कोई आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में कोई विरदावली नहीं गाई गई है, गीत नहीं गाए गए, उन पर एक क्रिटिकल एनालिसिस किया गया है, जिसमें उनकी जो शक्ति है, जो शक्ति की प्रशंसा है, उनकी सीमाओं की थोड़ी बहुत आलोचना भी है। पर बिना किताब पढ़े शीर्षक पढ़ करके जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं उनके बारे में कुछ कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि उन बेचारों ने किताब देखी नहीं और टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है। पहले किताब तो पढ़ लो, किताब पढ़ने के बाद बोलो कि इस किताब के अंदर क्या है। तो बिना पढ़े टिप्पणी करने वाले मित्रों पर मैं सिर्फ सहानुभूति ही रख सकता हूं और उन्हें धन्यवाद व्यक्त कर सकता हूं। लेकिन जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन वर्तमान सरकार द्वारा लिए गए दो अहम फैसले थे, तो जिनका कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जन सामान्य पर बहुत प्रभाव पड़ा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाने वाले फैसले जो कि हर जनमानस की लाइफ को इफेक्ट या अफेक्ट करने वाले हैं, क्या उनका निर्णय सर्व सुख की कसौटी पर परखकर नहीं लिया जाना चाहिए था? देखिए, मेरा मानना है सरकार जब निर्णय लेती है तो बहुत जांच परख करके और बहुत स्तरों पर संवाद करके लेती है। और जीएसटी में लगातार जो सुझाव आए जनता की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से, उसमें सुधार भी किया है और एक बहुत आदर्श व्यवस्था के रूप में उसको स्थापित किया गया कि भारत एक है तो एक कर होना चाहिए, एक टैक्सेशन सिस्टम जिसमें व्यक्ति बड़ा परेशान होता था और कई बार जो एक कोटा परमिट राज है, जो इंस्पेक्टर राज है, उसका व्यक्ति शिकार होता था। तो जीएसटी ने एक नए तरह की शुरुआत की है। अब लोग उसके बड़े अभ्यस्त हो गए हैं। जब वो चीज प्रैक्टिस में आ गई तो आज जीएसटी की व्यापारी वर्ग प्रशंसा करता है। पहले जरूर उसको लेके थोड़ी हिचक थी, पर जैसे धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ, सारा हुआ, लोग एक आदत में चीज आ गई। तो मुझे लगता है जब कोई हम नया काम प्रारंभ करते हैं, कोई नई चीज शुरू होती है, तो उसका शुरू में थोड़ा विरोध होता ही है। आप कोई भी परिवर्तन करेंगे, देखिए जिस देश में जब कंप्यूटर आ रहे थे, स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी जब एक संचार क्रांति की बात कर रहे थे, तो कंप्यूटरीकरण का भी विरोध इस देश की राजनीति में हो रहा था और कहा गया कंप्यूटर से लोगों के रोजगार चले जाएंगे, लोगों के हाथ कट जाएंगे, ये हुआ। पर आपने देखा कि कंप्यूटर्स के आने के बाद कितनी बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ और लोगों को रोजगार मिला। तो कई कई बार माया जी ऐसा होता है कि जब हम नए प्रयोग कर रहे होते हैं, नई चीजें ला रहे होते हैं, क्योंकि उसको लेके हमारी हिचक होती है, उसको लेके हमें समस्या होती है। आप देखिए डिजिटल इंडिया के बारे में प्रधानमंत्री बात कर रहे थे इतने दिनों से, और आपने देखा कि लोग तैयार नहीं थे उसके लिए। 2014 से लगातार वो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे। अचानक कोरोना काल में आपने देखा कि सभी लोग डिजिटल हो गए। हम लोग भी आज डिजिटल संवाद कर रहे हैं, कक्षाएं डिजिटल चल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी डिजिटल कक्षाएं कर रहे हैं। तो एक दिन में डिजिटल इंडिया साकार हो गया। तो कई बार आवश्यकता भी आविष्कार की जल्दी हो जाती है, सरकार के कैंपेन पीछे रह जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो जब जब तक हम उस चीज से हिचकते हैं, जब तक हमें हिचक होती है, आज पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है, पूरे संस्थान चल रहे हैं, सारी बोर्ड मीटिंग्स चल रही हैं, इवन कैबिनेट की मीटिंग भी। एक बार अभी हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको कोरोना हो गया था, तो उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग तक उन्होंने ऑनलाइन ले ली। तो अब जब चीजें हमारे अभ्यास में आती हैं तो हमें सरल लगने लगती हैं। तो ये कई चीजें ये हैं कि कई बार हमारे अभ्यास में नहीं होती, उसके नाते हम उसका विरोध करते हैं। उसके पीछे कोई वो तार्किक कारण नहीं होते, दरअसल भावनात्मक कारण होते हैं और भावना के आधार पर उस पर टिप्पणी करते हैं। नहीं, मैं आपसे यहाँ थोड़ा सा मतभेद रखती हूँ। बात सिर्फ ये नहीं हो रही कि कोई नया परिवर्तन होता है तो हम उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते, और जब हमें जबरन उसमें डाल दिया जाता है तब उससे हम धीरे धीरे समानुकूलन कर लेते हैं। बात वो नहीं है, और बात ये भी नहीं है, मैं डिजिटलाइजेशन की भी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसकी प्रासंगिकता हम सबको समझ में आ गई है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे ही हमें जरूरत पड़ी कोरोना में, क्योंकि हमारे सारे संचार के माध्यम बिल्कुल ऑलमोस्ट फेल हो गए, और जहाँ चीजों को स्पर्श करने से भी इतना हमें डर लगने लगा था कि हम न्यूज पेपर को घर के बाहर ही रख रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होती तो शायद बिल्कुल ठप पड़ जाता, हम दुनिया से बिल्कुल कट जाते। लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा, कि हम दुनिया के और करीब आ गए, हम लोग और ज्यादा जुड़ गए। तो जो डिजिटलाइजेशन जिसका सपना मोदी ने देखा था, वो सपना अब इस परिस्थिति की वजह से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ उन मिडिल स्केल बिजनेसमैन की, जिन लोगों का बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है। आप उन चुनिंदा लोगों की बात मत कीजिए जिनका व्यापार जीएसटी के आने के बाद बढ़ा है। हम बात करेंगे जनरल ऑन एवरेज उन व्यापारियों की जिनका बिजनेस इसकी वजह से ठप हुआ है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी और उसी प्रोडक्ट पर 12% जीएसटी,
और वजह ब्रांडेड और अनब्रांडेड का ये जो खेल है, इसकी वजह से एक व्यापारी बिल्कुल विपन्न होके रह गया। और कंपोजिशन में अगर हम आते हैं तो सेम प्रोडक्ट पे 1% जीएसटी है। तो हम जब बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, जिनकी की टर्नओवर मान लीजिए 5 से 10 करोड़ एनुअल है, जो बहुत मेहनत करके अपनी ब्रांड को किसी तरह से एस्टेब्लिश कर पाए हैं, अगर वो ब्रांडेड के लिए जाते हैं तो उन्हें 12% जीएसटी देना होता है, और अगर वो अनब्रांडेड के लिए जाते हैं तो वो 5% में अपना कुछ मुनाफा कमा सकते हैं। तो ऐसे में क्या सरकार उन्हें फिर से, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मैं उस बात को रिपीट करूंगी, तो परेशानियां भी कहीं ना कहीं हमें गलियां निकालने के रास्ते दिखाती है। तो जो लिक्विडिटी की कमी आई है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई है, जो एक व्यापारी जो लोन लेकर अपना बिजनेस बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहा था, अब उसे उस लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए, अगर उसके पास एसेट्स हैं, चाहे फिक्स या जिसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स, या जो उनके पास रनिंग एसेट्स हैं, अगर वो उन्हें लिक्विड करना भी चाहे तो भी वैल्यू इतनी कम हो गई है कि हर व्यक्ति की फाइनेंशियल वर्थ बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है, और इससे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना एक एवरेज बिजनेसमैन को करना पड़ रहा है। तो इससे हम अभ्यस्त हो जाए, या इसे हम डिजिटलाइजेशन की तरह एक पॉजिटिव स्टेप मानकर एक्सेप्ट कर लें, तो 3-4 साल तो हो ही गए देखते हुए, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे बहुत सारे लोग। और चाहे कोई वो एक फार्मर हो, या वो छोटा बिजनेसमैन हो, या वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, सभी को इकोनॉमिकली बहुत वीक फील हो रहा है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसी बात के लिए मैंने कहा कि सर्वसुख की कसौटी पर परख कर ये निर्णय दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसमें मुझे सर्वसुख कहीं नजर नहीं आता। देखिए माया जी, मुझे लगता है कि जो आपकी चिंताएं हैं वो जाहिर तौर पर आपने इतना अध्ययन किया है इसके बारे में, आप इसको बहुत अच्छे से आपने बताया भी। क्योंकि मैं बहुत आर्थिक विषयों का जानकार नहीं हूँ, और आर्थिक गतिविधियां चलती कैसे हैं और उनका क्या असर पड़ता है, उसके बारे में मेरा कोई बहुत अध्ययन नहीं है। पर मुझे लगता है कि जो जीएसटी काउंसिल सरकार ने बनाई, और उसमें बहुत सारी जो समस्याएं व्यापारियों की थी उनको एड्रेस करने की कोशिश भी की। एक साथ बहुत सारी समस्याएं इस देश पे आ गई, जिसमें कोरोना भी लास्ट में आकर के, जिसने बहुत सारी आर्थिक स्थितियां उसके नाते बिगड़ी हैं। थोड़ा काले धन का भी हो रहा, तो नोटबंदी का भी हो रहा, तो सारी चीजें मिल करके थोड़ा सा स्थितियां हमें लगता है कठिन है। पर मुझे लगता है कि हालात ठीक होंगे, क्योंकि देखिए सरकार की जहां तक नीयत के बारे में बात करते हैं ना, सरकार की नीयत में कहीं कोई खोट नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि लोग परेशान हो। कोई भी सरकार अलोकप्रिय क्यों होना चाहेगी? कोई भी सरकार क्यों चाहेगी कि लोग उसको गलत नजरिए से देखें या उसकी व्याख्या करें? किंतु ये आर्थिक विषय हैं, ये बहुत ही वैसे हैं। और पूरी दुनिया में जब मंदी हो तो आप ये सोचें कि भारत का बाजार संभला रहेगा। फिर भी दुनिया के हालात को देखते हुए हिंदुस्तान की जो बाजार के हालात हैं कोरोना के बाद भी कोई बहुत ज्यादा बिगड़े हुए नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़े समय हमें धैर्य रखना चाहिए, और फिर से वो चीजें वो हो जाएंगी। हमारी इतनी बड़ी आबादी के बावजूद आके सब कुछ ठीक चल ही रहा है। और भारत सरकार ने अभी इस कोरोना काल में भी आपने देखा कि नवंबर तक महीने के तक के लिए और आगे वाले समयों के लिए भी 80 करोड़ लोगों के भोजन का इंतजाम किया और उनके जीवन यापन का प्रबंध किया। तो मतलब सरकार सरकार प्रयास तो कर ही रही है। अब किंतु इस विषय पर जानकारी देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा संकोच से भरा हुआ हूँ कि मैं इस विषय पर आपसे क्या बात करूं, क्योंकि आर्थिक विषयों पर मेरी उस तरह की दक्षता नहीं है। ये मैं बड़ी ईमानदारी पूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ। आपकी पुस्तक, जिसका मैं 2 बार जिक्र कर चुकी हूँ, क्या भारतीय सरकार, वर्तमान सरकार का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करती है? क्योंकि मैंने कुछ चीजें पढ़ी इस बारे में, मैं पूरी किताब अभी नहीं पढ़ पाई हूँ, मैं जरूर पढ़ूंगी। लेकिन कुछ मुद्दे आपने भी उठाए, जैसा कि आपने भी कहा कि आपकी ये पुस्तक इस सरकार का प्रशस्ति गान नहीं है। बहुत सारे सवाल आपने भी पूछे हैं, बहुत सारे मुद्दे आपने भी उठाए हैं। जैसे कि आपने नोटबंदी के लिए कहा कि ये काले धन के खिलाफ आभासी लड़ाई है। जी। नहीं तो उसमें नोटबंदी का मामला भी था, कैशलेस का मामला भी था। वो किताब को आप देखेंगे तो कई सारी चीजों पर मैंने उस समय क्रिटिकल रुख अपनाया था। और अब क्योंकि अपनाया था तो अपनाया था, तो किताब में दर्ज है। उसमें नोटबंदी की भी थोड़ी सी आलोचना है, कैशलेस जो किया गया उस समय उसकी भी मैंने थोड़ी सी आलोचना की। हालांकि आज के दौर में ऐसा लगता है कि कैशलेस का निर्णय ठीक ही था, पर उस समय मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि उस समय शादी विवाह का मौसम था जब नोटबंदी हुई थी। आपको ध्यान होगा कि उसमें शादी ब्याह के मौसम थे।
परिवारों में शादी, तो लोग काफी परेशान हुए, उनको काफी समस्या आई। तो मैंने अपनी किताब में इस बात को दर्ज किया कि भाई अब दक्षिणा हमें देनी है पंडित जी को, तो मैं उनको एटीएम पे तो नहीं दे सकता, मुझे तो नगद पैसे ही चाहिए। तो वो जो समाज के दर्द थे उसको मैंने अपनी किताब में दर्ज किया है। और मुझे लगता है कि उस नाते उस समय जो मेरी एक पत्रकार के नाते जो भावनाएं थी उसको मैंने व्यक्त की। आज शायद मुझे वो उसको उतनी जोर से कहने में संकोच होगा, और उस समय क्योंकि मैं एक पत्रकार के नाते, एक अध्यापक के नाते मैंने उस बात को कहा, और क्योंकि कहा और किताब में दर्ज है तो उसको वापस भी नहीं ले सकता। पर जरूर कि जो समाज का जो कष्ट था, जो सामने दिख रहा था, उसको मैंने व्यक्त करने का काम किया। आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया पंडित वाला, क्योंकि हमारे भी यहाँ कुछ इस तरह का सुअवसर था उन्हीं दिनों में। और पंडितों का उस वक्त ये हाल था कि उन्हें बड़ा नोट छोटा लगने लगा था। कि उनको लगता था कि नहीं, अब 500 की नोट देने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं 100 के खुले नोटों से काम चला सकता हूँ। आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी इलेक्शन मोड में ही है, और उनकी भाषण शैली बहुत आक्रामक है, और ऐसा लगता है कि अब भी वो विपक्ष पर उसी तरह हमलावर हैं जैसे कि वो सत्ता में आने से पहले थे। इस बात को थोड़ा सा खोलकर समझाएं। नहीं, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी की जो वक्तृत्व कला है वह उनका सबसे बड़ा गुण है, और वो एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। और जो उनकी संभाषण कला है उसको पूरी दुनिया के अंदर बहुत ध्यान से सुना जाता है। तो वो कई चीजों पर, कई तल पर काम करते हैं। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वो जिस तरह से चुनाव अभियानों का नेतृत्व करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ वे स्वयं बहुत अच्छे वक्ता, विलक्षण वक्ता है। और उसके साथ उनकी जो देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज जो है, वो आप देखिए कि वो उनका ड्रेस सेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो प्रस्तुति है पूरी अपने उसको लेकर के, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अलर्ट और बहुत ही बेहतर कम्युनिकेटर की तरह हमारे सामने आते हैं। और जो समाज के जो प्रश्न हैं, समाज की जो जरूरतें हैं, उनको वो उस तरह से व्यक्त करते हैं। और क्योंकि उनको रूट्स का पता है, क्योंकि जड़ों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे स्थान से निकलकर बहुत सारे प्रांतों में अपने दल का काम करते करते आज वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है एक जो विशाल अनुभव जब उनके जीवन में होता है, किसी व्यक्ति के जीवन में, जैसे वो किसानों से बात कर रहे हैं, तो वो खेती किसानी के जो उदाहरण और उदाहरण देते हैं, वो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी कठिन है, क्योंकि मेरा मेरा मैं किसान परिवार का हूं, पर मैं कभी खेत में गया नहीं। तो ऐसे जो लोग हैं वो उनको सुन के चमत्कृत रह जाते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो दिल से, जो दिल का जो संवाद है, हृदय से हृदय का संवाद है, वो करते हैं वो। तो मुझे लगता है कि एक बेस्ट कम्युनिकेटर कैसा होना चाहिए, कैसे कम्युनिकेटर कम्युनिकेट करना चाहिए, और किस तरह से अपनी बातें रखी जानी चाहिए, उसमें वो सिद्धहस्त है। और इसलिए आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी इस वक्तृत्व कला का सम्मान होता है, और वो अपने विषयों को बड़ा अधिकार के साथ रखते हैं। वक्तव्य कला कौशल आप में भी बहुत अच्छा है। मैं फिर से एक बार उसकी प्रशंसा करना चाहूंगी। संजय जी, आजकल काफी बड़ी संख्या में हमारे युवा पत्रकारिता में भी काफी रुझान दिखा रहे हैं। इस चीज को क्या आप एक आशावादिता की नजर से देखते हैं? आपको लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया है, जहां बच्चे पहले इन चीजों से भागना चाहते थे और घिसे पिटे ढर्रे पर ही अपना करियर बनाना चाहते थे, उन्हीं स्ट्रीम्स में जाना चाहते थे, आज जर्नलिज्म भी उनकी फेवरेट स्ट्रीम्स में से एक है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? मैं जी, मुझे लगता है कि जो आज की जो पीढ़ी है वो बहुत साहसी है, बहुत हिम्मती है, बहुत बहादुर है, और एक नया विजन, एक नया नजरिया उनके पास है। कुछ सालों पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आईआईटी की परीक्षा पास करके, मैनेजमेंट की बड़ी डिग्रियां लेकर, 20 स्कूलों में पढ़ करके कोई स्टार्टअप पे काम करेगा। पर आप देखिए हमारे नौजवानों ने कितने सारे स्टार्टअप शुरू किए, बिल्कुल। बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास, गांव में जाकर के काम कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री बिल्कुल। में अपना भी अभूतपूर्व योगदान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये पीढ़ी बड़ी साहसी है, ये बड़ी बहादुर पीढ़ी है, जो हिम्मत के साथ, उसको कल की चिंता नहीं है, वो अपने आज को गढ़ना चाहती है, अपने सपनों के साथ जीना चाहती है। बहुत सुंदर और मुझे आलोचना लगता है कि आपने। ये जो साहस है, ये ये जो साहस है, ये परिवारों से भी आ रहा है। आज आज माता पिता भी बदले हुए, आज परिवार भी बदला हुआ, आज परिवार से भी उनको सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल। आज माताएं भी बदल गई, आज पिता भी बदल गए। तो ये सारा परिवेश बदला है, अकेले नौजवान नहीं बदला है।
घरों से आज लोग अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। आप गांव के तरफ जाएंगी, साइकिल से लड़कियां स्कूल जाती तरफ दिखेगी, क्या आपको आनंद आएगा? इतनी असुरक्षा के बावजूद, जब हालात इतने खराब है बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, अभी हमारी हालत क्या है आप जानती हैं देश की। बिल्कुल। बावजूद इसके आप गांव के अंदर जाएंगी, बड़ी संख्या में लड़कियां साइकिल लेकर के जा रही। एक बदला हुआ भारत, एक आकांक्षावान भारत है, जो अपने सपनों में रंग भरना चाहता है, जो पीछे नहीं रहना चाहता। ये संतोषी भारत नहीं है कि वह को नृपोय हमें क्या हानि, वो भी अब दौड़ में आगे बढ़ना चाहता है। उसको भी मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, अपने सपनों में रंग भरना है। और जो मुंबई दिल्ली पहुंच गए उनको अमेरिका और ब्रिटेन कहां कहां की यात्राएं करनी है। एक ग्लोबल मनुष्य जो है भारत के अंदर विकसित हुआ है, उसके सपने बहुत बड़े हैं। सामान्य पृष्ठभूमि आज उसके पैर की बेड़ियां नहीं है। पहले सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति बड़े सपने नहीं देख सकता था। और मुझे लगता है कि ये जो सूचना क्रांति हुई है, ये जो WWW हमारे पास आया है, वर्ल्ड वाइड वेव्स, इसने हमको एक नई प्रकार की शक्ति दी है। ये अपने आप में हम लोग एक गीत गाते थे, दसों दिशाओं में जाए दल बादल से छा जाए। उस तरह से आज जो है नौजवानों की ऊर्जा का विस्फोट हो रहा है। इसको मैं आकांक्षावान भारत कहता हूं। यह आकांक्षावान भारत है जो अपनी आकांक्षाओं में, अपने सपनों में रंग भरना चाहता है, जो सभी असुरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहता है। आज एक गांव में बैठा बच्चा भी फिल्म के डायरेक्टर बनने का सपना देखता है। पहले वो सिर्फ हीरो बनने का सपना देखता था, आज वो क्रिएटिव डायरेक्टर बनना चाहता है, आज वो कैमरामैन बनना चाहता है। आज वो सिर्फ सुरक्षित क्षेत्रों में नहीं जाता, वो ऐसे क्षेत्रों में भी अपनी दौड़ लगा रहा है जहां जाना मुश्किल है। आज वो तमाम जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उनके बारे में काम कर रहा है, बहुत सारे अपने क्राफ्ट को बचाने का काम कर रहा है। लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ज्ञान विज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, व्यवसाय का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हिंदुस्तान के नौजवानों ने झंडा नहीं गाड़ा हो। ये ओला से लेके एटीएम तक, पेटीएम तक किसने खड़े किए? ये हिंदुस्तान के नौजवानों ने खड़े किए। कोई कल्पना कर सकता था कि आपके पास कोई गाड़ी नहीं होगी, आप हजारों गाड़ियों के मालिक होंगे? बिल्कुल। आप कल्पना कर सकते थे आपके पास एक भी होटल नहीं है और हर होटल में आपके कमरे हैं? इस प्रकार की सर्विस इंडस्ट्री में जो योगदान हिंदुस्तान के नौजवानों ने किया है वो विस्मित कर देने वाला है। और मुझे लगता है कि वो रोज रोज नए नए स्टार्टअप्स के बारे में सोच रहे हैं। कितने सारे स्टार्टअप्स हैं, आप सोचकर आश्चर्य करेंगे। कितने प्रकार की सर्विसेज हैं, कितने प्रकार की सेवाएं हैं। हमारा तो दिमाग भी नहीं काम करता, ये काम भी हो सकता है क्या? बुजुर्गों घर में दवा पहुंचाने का भी काम हो सकता है क्या? तो ये अपने आप में नौजवानों ने जिस तरह से सोचा है और अपने सपनों के साथ जीना सीखा है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। और हिंदुस्तान की शक्ति इससे प्रकट हुई है, हिंदुस्तान के नौजवानों को इससे काम मिला है। और हिंदुस्तान के नौजवान आज सिर्फ काम मांगने वाले नहीं बल्कि काम देने वाले बन गए हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। बहुत खूबसूरती से आपने ये बात रखी और ये बिल्कुल हकीकत है कि हमारे पंखों का साइज डिसाइड नहीं करता है कि हम कितनी उड़ान भर पाएंगे, हमारी महत्वाकांक्षाएं डिसाइड करती हैं। और जो बच्चा जो गांव में रहता है, जिसके पास सुख सुविधाओं का भी अभाव है, अगर वो कोई सपना देखता है, एकदम विलक्षण सपना, उसको पूरा करने का मादा भी रखता है। और ये अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है और शायद ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है हमारी सोसाइटी में। संजय जी, आपको क्या लगता है कि मीडिया का व्यवसायीकरण हुआ है? एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा कि आपने कहा कि अगर मीडिया प्रोडक्ट बन चुका तो जनता उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स हैं, so whatever is asked by the consumer, the manufacturer has to provide that. तो जो जनता मांगेगी वो परोसना ही होगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक अध्यापक को किसी नैतिक दायित्व के भरोसे नहीं चलना है? क्या वो वही देगा जो स्टूडेंट लेना चाहता है? क्योंकि स्टूडेंट तो माफ कीजिएगा सिर्फ फ्री पीरियड ही लेना चाहता है। ऐसे में पत्रकारिता का नैतिक कर्तव्य क्या है? देखिए, पत्रकारिता चाहे वो कितना भी सस्ता क्यों ना हो, कितना भी निम्न कोटि का क्यों ना हो, या वो दिया जाए जिसकी की उनके मानसिक पोषण के लिए जरूरत है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, द फूड टू थॉट एंड द फूड टू सोल। देखिए, ऐसा है माया जी कि एक अध्यापक होने के नाते या शिक्षक होने के नाते तो सैद्धांतिकता का जो पाठ है वो तो सभी पढ़ाते हैं। सिद्धांत तो पढ़ाए जाते हैं पर साथ साथ व्यवहारिकता भी पढ़ाई जाती है। महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हुए, वो खुद को भी व्यवहारिक आदर्शवादी कहते थे। अगर व्यवहारिकता नहीं आएगी
तो कुछ चलेगा नहीं। जहां तक मीडिया के व्यावसायिक हो जाने की बात है, उसके व्यावसायिक हो जाने में क्या बुराई है? व्यावसायिक होना, प्रोफेशनल होना बुरी चीज नहीं है। बुरी चीज है उसका व्यापार करना। अगर आप प्रोफेशनल हो जाते हैं, कितनी अच्छी बात है। अगर प्रोफेशनल पर हो जब आप जाते उसको हैं धंधा बना देते हैं, तो अच्छा है। जब आप उसको धंधा बना देते हैं, तो ये गलत बात है। जब आप पेड न्यूज करते हैं तो गलत बात है। जब आप हेट न्यूज करते हैं तो गलत बात है। आप विज्ञापन लेते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। आज समझ गई। विज्ञापन, खबर की शक्ल में विज्ञापन परोसे जा रहे हैं, समस्या वहां है। आप नहीं बताते कि विज्ञापन है, पर आप उसकी खबर लगा देते हैं। तो समस्या यह है कि जो आपने इस लोग कहते हैं गंदा है पर धंधा है। जब आप धंधे में उतर जाते हैं, जब आप हर चीज का व्यापारीकरण करते हैं, वो चीज ठीक नहीं। क्योंकि देखिए, कई लोग कहते हैं कि साहब ये भी प्रोडक्ट है। भाई, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट है। ये साबुन तेल नहीं है, ये जूते चप्पल नहीं है, ये कुर्सियां और मेज नहीं है, सोफे और फ्रिज नहीं है। आप समझिए, इसका एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, इसकी कल्चरल वैल्यू है। ये हमारे घर के अंदर आएगा, इसको लोग पढ़ेंगे, उनका दिमाग खराब होगा। वो उस टेलीविजन को देख करके उनके घर टूट रहे हैं, वो गलत वैल्यूज, गलत भाषा सीख रहे हैं। आपके सीरियल से हमारा परिवार बिगड़ रहा है, आपके सीरियल्स की भाषा सुनकर हमारे बच्चों की भाषा बिगड़ रही है। इसलिए इसका एक अलग महत्व है। इसको आप ये नहीं कह सकते प्रोडक्ट है, ये एक वैचारिक उपक्रम है। और जो वैचारिक उपक्रम होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। जब आप किसी इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट के साथ होते हैं, तो आपकी एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। आप वो नहीं परोस सकते जो हमारी संस्कृति के, हमारी परंपरा के अनुकूल नहीं है। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप हमारे ऊपर गलत चीजों को आरोपित करें। क्योंकि एक अखबार अकेला नहीं आता है, एक अखबार अपने साथ विचार लाता है, एक अखबार अपने साथ संस्कृति लाता है, एक अखबार अपने साथ भाषा लेकर के आता है। एक जमाने में कहा जाता था, आपको भाषा सीखना है तो आप अखबार पढ़िए। आज आज भाषा भी सीखने के लिए अखबार पढ़ेंगे, भाषा का सर्वनाश हो जाएगा। हिंदी सीखने के लिए हिंदी के अखबार पढ़ो, अरे आधी तो उसमें अंग्रेजी के हेडिंग लगे रहते हैं। स्टूडेंट्स ने हॉस्टल को लेकर स्ट्राइक की, यह शीर्षक है, इसमें हिंदी किधर है भाई? तो ये जो प्रयोग हो रहा है भाषा का, और भाषा के साथ जो इस तरह का हो रहा है, अच्छा नहीं है। इससे पूरी भाषा भ्रष्ट हो रही है। हम एक पूरा वाक्य हिंदी में बोल नहीं सकते, एक पूरा वाक्य अंग्रेजी में नहीं बोल सकते। आप हमारी छोड़िए, ब्रिटेन में लोग परेशान हैं, सब जगह लोग परेशान हैं। उनकी अंग्रेजी भ्रष्ट हो गई, हमारी हिंदी भ्रष्ट हो गई। और हमने तो और एक नई भाषा डेवलप कर ली है जिसको हम इंग्लिश कहते हैं। इंग्लिश कहते हैं। तो ये जो मिलावटी कारोबार है, आप बताइए, मैं आपकी दाल में 4 कंकड़ डाल दूं, कैसा आनंद आएगा? थोड़ी सी धूल डाल दूं, कितना आनंद आएगा? मतलब कर क्या रहे हैं? खाने की चीजों में मिलावट बर्दाश्त नहीं है, उसके लिए उपभोक्ता फोरम चले जाते हैं, उसके लिए आप 10 अदालतें खटखटाते हैं। एक होटल वाले ने खाना बासी दे दिया, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं। ट्रेनों में बासी खाना मिल जाता है, आप कंप्लेंट करते हैं रेल मंत्री को। आपको रोज विचारों में मिलावट की जा रही है, आपके विचारों में आपको रोज जो है फैक्ट बिगाड़ करके खबरें दी जा रही है, फैक्ट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, असत्य को सत्य बनाकर पेश किया जा रहा है। आप कहां जाते हैं, कहां शिकायत करते हैं? कहीं ना कहीं हमें अपने माध्यमों पर सामाजिक नियंत्रण करने की आवश्यकता है। आज वल्गर से वल्गर चित्र अखबार के अंदर छपता है, कोई एडिटर को फोन करके बोलता है कि तेरा अखबार हम बंद कर रहे हैं, आज से आपका अखबार मेरे घर में आज से नहीं आएगा। कोरोना के नाते आपने अखबार बंद किया, पर वल्गरिटी फैलाने के लिए, गलत और भ्रष्ट भाषा का इस्तेमाल करने के लिए आपने अखबार बंद नहीं किए। आप उस समय बंद कर देते तो शायद ये अखबार सुधर गए होते। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। कोरोना पे जो आपने स्टैंड लिया कि मेरी सोसाइटी में अखबार नहीं आएगा, ये स्टैंड आपने क्यों नहीं लिया उस समय, जब वो गंदे फोटो छाप रहा था, जब वो आपकी भाषा को भ्रष्ट कर रहा था,
जब वो हिंदी के बहाने इंग्लिश के अखबार आपके घर में भेज रहा था, उस समय आपने आपत्ति क्यों नहीं की? क्योंकि आपको अपनी भाषा की चिंता नहीं है। आप अपने निजी स्वार्थों में तो आक्रोशित होकर के, एक होकर के खड़े हो जाते हैं उस अखबार के खिलाफ। किंतु जब आपकी भाषा भ्रष्ट होती है, जब आपकी संस्कृति को नष्ट किया जाता है, उस समय आप नहीं खड़े होते। मुझे लगता है कि जागरूक समाज हमें बनाने की जरूरत है। इसलिए मैंने उस इंटरव्यू में कहा कि आप प्रोडक्ट हैं तो हम भी ग्राहक हैं। आपने अपने प्रोडक्ट बना लिया, बड़ी अच्छी बात है। अब हमको उपभोक्ता अधिकार हमारे हैं, हमें अपने मन का अखबार चाहिए। हम आपकी थोपी गई एक गलीज चीजों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यही चीज टेलीविजन के साथ है, यही चीज फिल्म इंडस्ट्री के साथ है। सबको कहीं ना कहीं हमें अपना प्रतिवाद दर्ज करना पड़ेगा, और एक जागरूक समाज ही अपने माध्यमों पर नियंत्रण कर सकता है। एक बहुत बड़े विचारक ने कहा है, राजनीति बहुत गंभीर काम, इसको सिर्फ राजनेताओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मीडिया भी बहुत गंभीर काम है, इसको सिर्फ मीडिया वालों के भरोसे मत छोड़िए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वही सादृश्य जो मैंने दिया कि एक अध्यापक और एक स्टूडेंट वाली बात, कि अगर स्टूडेंट हर वक्त फ्री पीरियड्स मांग रहा है तो ये टीचर की ड्यूटी है कि वो हर वक्त फ्री पीरियड नहीं दे और उसका अध्ययन अध्यापन में रुचि डेवलप करे, उसे वो दे जिसकी उसे सच में जरूरत है। और हमने अखबार बंद किए जब हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता हुई, लेकिन उसी तरह से शायद हमारा स्वास्थ्य भी बहुआयामी है, हमें हमारे मानसिक और सांस्कृतिक स्वास्थ्य की भी उतनी ही चिंता होनी चाहिए। तो बहुत खूबसूरती से इस बात को रखा, साधुवाद आपको। पत्रकारों की सुरक्षा हमारे देश में एक विचारणीय प्रश्न बन चुका है, चाहे वो गौरी लंकेश हो, शिवानी भटनागर हो, सई रेड्डी हो, संजय पाठक हो, किशोर दवे हो। बहुत ही खेदजनक स्थिति है, सोचकर ही रूह कांप उठती है। क्या कहिएगा इस बारे में आप? निश्चित रूप से पूरी दुनिया के अंदर पत्रकारिता का जो व्यवसाय है उसमें जोखिम बहुत है, रिस्क बहुत है, और बहुत ईमानदारी से जो काम करने वाले लोग हैं, जो खबरें निकालते हैं और समाज के सामने सच लाने का प्रयास करते हैं, उनके सामने खतरा हमेशा रहा है। कभी पत्रकारिता बड़ा सुरक्षित पेशा कभी नहीं था, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसमें असुरक्षा रही है, असुरक्षा रहेगी भी, क्योंकि जो ताकतवर लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि सच सामने आए। सच को दबाने के प्रयास होते हैं, सच को कुचलने के प्रयास होते हैं, सच को खरीदने के भी प्रयास होते हैं, सच को दबा देने के प्रयास भी होते हैं। जब इन प्रयासों में निष्फल हो जाते हैं तो जान लेने का प्रयास भी करते हैं। पर मुझे लगता है कि सुरक्षा लोकतांत्रिक देशों में, खासकर लोकतांत्रिक देशों में, पत्रकारों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो हमें हमारे संविधान ने दी है। जब अभिव्यक्ति की आजादी हमें हमारे संविधान ने दी है, बात कहने की आजादी दी है, सवाल करने की आजादी दी है, अपनी बात कहने की आजादी दी है, तो निश्चित रूप से हमको एक संवैधानिक संरक्षण मिलना ही चाहिए। और अगर संवैधानिक संरक्षण मिलेगा तो पत्रकार ज्यादा ईमानदारी से, ज्यादा निष्ठा के साथ, ज्यादा तेवर के साथ अपनी बात कह पाएंगे। और मुझे लगता है इससे कोई किसी सरकार का नुकसान नहीं होता, इससे सरकारों को लाभ ही होता है। सरकार की एक समस्या है, उस तक फीडबैक नहीं पहुंचता। सरकार जो कर रही है अगर उस तक नहीं पहुंचेगा तो कैसे पता चलेगा कि जमीन पे क्या घट रहा है? कि इतने बड़े मुल्क को अगर आपको जानना है तो आपके पास फीडबैक के बहुत सारे सिस्टम होने चाहिए। आप देखिए, आपातकाल इस देश में लगा एक दौर में, और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और सारे प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई थी। बाद के दिनों में आदरणीय इंदिरा जी ने इसके लिए कहा कि उनसे पूछा क्या कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? बोले मेरी सबसे बड़ी गलती थी मैं प्रेस पे सेंसरशिप लगाई। आपातकाल तो गलती थी, पर प्रेस की सेंसरशिप को उन्होंने बहुत गलत माना। उसके नाते उन तक रियल जो फीडबैक था, जो वास्तविक चीजें हो रही थी जमीन पर, वो उन तक पहुंच नहीं पाई, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप अपने फीडबैक सिस्टम को ही बंद कर देते हैं तो सरकार के लिए तो बहुत अच्छी बात है। स्वतंत्र प्रेस सरकार के लिए वरदान की तरह है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में अगर अखबार नहीं होंगे तो जनता की आवाज को लेके कौन आएगा? आपने देखा होगा कई बार अखबारों में समाचार छपते हैं, उन समाचारों के आधार पर संसद और विधानसभाओं में हमारे माननीय सांसद और विधायक प्रश्न उठाते हैं। कई बार अखबारों में छपी खबरों को संज्ञान लेकर के हमारी माननीय अदालतें कार्रवाई करती, सरकार से प्रश्न पूछती। इसलिए एक स्वतंत्र मीडिया और सुरक्षित मीडिया कर्मी ये देश की आवश्यकता है, लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। और मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन भी करना चाहता हूं कि पत्रकारों के संवैधानिक संरक्षण के इंतजाम किए जाने चाहिए। जिस प्रकार अमेरिका के अंदर मीडिया को एक प्रकार की
संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, उस दिशा में हमको बढ़ना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। आज हम अपनी गणतंत्र के 70 साल पूरे कर चुके हैं और कहा जाता है लोकतंत्र 100 साल में साकार होता है। तो जो चीजें हम नहीं कर पाए उन्हें करने की जरूरत है। क्योंकि एक जर्नलिस्ट की ये ड्यूटी बनती है कि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में काम करे, लेकिन वो तभी कर पाएगा जब उसे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा प्राप्त होगी। निश्चित और रूप से। कोई भी एक पॉजिटिव जर्नलिस्ट जो कि पॉजिटिव माइंड के साथ काम करता है, वो इस कोटेशन से बहुत अच्छे से समर्थन रखता होगा। ये कोटेशन है कि जर्नलिज्म विल किल यू बट इट विल कीप यू अलाइव व्हेन यू आर एट इट। कि हो सकता है कि जर्नलिज्म, पत्रकारिता आपको मार भी डाले, लेकिन जब तक आप इसमें कार्यरत हैं, आप असली अर्थ में जीवित हैं। तो इस जीवित होने का अर्थ जो जर्नलिस्ट समझ सकता है, वो देश को वही परोसेगा कि जो कि परोसा जाना चाहिए। अनगिनत न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, वेब सीरीज, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जूम, टीम्स, स्ट्रीमयार्ड और भी कई सारे स्ट्रीमिंग ब्राउजर्स और ऐसे कई राइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आज बेहतरीन माध्यम बन चुके हैं संचार का, खासतौर से इस कोरोना काल में। तो ये भी क्या पत्रकारिता का ही एक बदला हुआ स्वरूप है? क्या आप इससे संतुष्ट हैं? देखिए, मैं इसको पत्रकारिता नहीं कहना चाहूंगा। ये संवाद की दुनिया है, कम्युनिकेशन की दुनिया है। इससे एक संवाद विकसित हुआ है समाज में, कम्युनिकेशन विकसित। पत्रकारिता कह के आप उसको बहुत छोटा कर देते हैं। पत्रकारिता एक संस्थागत ढांचा है जिसमें अखबार निकलते हैं, न्यूज चैनल निकलते हैं, बाकी चीजें होती हैं। जब आप कम्युनिकेशन कहते हैं तो दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है। ये कम्युनिकेशन के मंच है जहां पर संवाद हो रहा है, लगातार बातचीत हो रही, संवाद हो रहा है और संवाद के माध्यम से कुछ चीजें निकल करके आ रही है। इसलिए पत्रकारिता या मीडिया कहना इनको ठीक नहीं है। इनको आप कम्युनिकेशन का एक अंग मान सकते हैं कि क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ पत्रकारिता के माध्यम से नहीं हो रहा है। पत्रकारिता उस पूरे कम्युनिकेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे पूरी प्रकृति में कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे हम नदी के सामने खड़े हुए हैं, नदी भी हमसे बात कर रही है। एक पेड़ से भी हम बात कर सकते हैं। एक पेड़ हमारे सामने खड़ा है ना, उसे पानी देते हुए, उसके कुछ गुड़ाई जुताई करते हुए, उस पेड़ को लगाते हुए, उस पेड़ को सहलाते हुए, उसके फूलों को तोड़ते हुए। तो संवाद तो प्रकृति का नैसर्गिक नियम है। संवाद तो होगा ही होगा। संवाद तो हो ही रहा है सब में। तो बिना कम्युनिकेशन के तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है। लेकिन जब आप पत्रकारिता या मीडिया कह देते हैं तो उसमें बहुत कम्युनिकेशन का एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है। तो कम्युनिकेशन एक नैसर्गिक है। बच्चा आता है धरती पर, कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। आते ही वो कुछ रोता है, गाता है, बोलता है। बच्चा धरती पर नहीं आता, माँ के गर्भ में होता है, तभी कम्युनिकेशन शुरू तब भी कम्युनिकेशन प्रारंभ हो जाता है। और अभिमन्यु की कथा तो हमने सुनी है कि अभिमन्यु ने किस तरह से उस कम्युनिकेशन को ग्रहण किया और पूरा कम्युनिकेशन न पूरा होने का परिणाम क्या होता है वो अभिमन्यु की मृत्यु से भी हम सीखते हैं कि अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं रहा, परफेक्ट कंप्लीट कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप अभिमन्यु की गति को प्राप्त करते हैं। उनकी मृत्यु भी हुई। शायद पूरा कम्युनिकेशन वो सुन लेते तो शायद वो उनकी मृत्यु संभव नहीं थी। तो इस नाते कम्युनिकेशन तो बहुत बड़ी दुनिया है और हम सब कुछ न किसी संवाद के माध्यम जुड़े होते हैं। और ये मतलब ये आईटी का बहुत एक प्रकार का चमत्कार है कि हमें कम्युनिकेशन के उसने इतने सारे मंत्र दे दिए, इतने सारे मंच दे दिए और सारी दुनिया को जुड़ने का एक मौका दे दिया। इससे तमाम लोग जुड़ रहे हैं, संस्कृतियां जुड़ रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं। अब ये ठीक बात है, इसका इस्तेमाल आतंकवादी भी कर रहे हैं, इसी कम्युनिकेशन सिस्टम का आतंकवाद है ना, वो भी कर रहे हैं। पर हम कम से कम, हम जैसे अच्छे लोग, आप जैसे अच्छे लोग इस मंच का इस्तेमाल करके एक सकारात्मकता फैलाने का भी काम कर रहे हैं। तो जैसे बदमाश लोगों का गिरोह है, बदमाशों की गैंग है, वैसे अच्छे लोगों की, जिसको हम सज्जन शक्ति शब्द इस्तेमाल करते हैं, सज्जन शक्ति का भी संग्रह होना चाहिए। और सज्जन शक्ति इन माध्यमों के माध्यम से अधिक दुनिया को सुखी बनाने के मंत्र खोजे, अधिक से अधिक दुनिया को सुखमय बनाने के लिए संवाद हो और संवाद सुसंवाद में बदल जाए और एक सकारात्मक दुनिया बने, एक सुंदर दुनिया बने, एक बेहतर दुनिया बने। तब इन माध्यमों की सार्थकता है। इसी में इन माध्यमों से मानवता की सेवा का भाव बनेगा। माशाल्लाह, आप बहुत अच्छे वक्ता ही नहीं, आप बहुत अच्छे कवि भी हो सकते हैं। कितनी खूबसूरती से आपने संवाद की महत्ता को प्रतिपादित किया कि अगर हम एक पौधे को पानी भी दे रहे हैं तो उस वक्त भी हमारा उससे एक हृदय स्पंदन जुड़ा हुआ है, हमारा उससे एक संवाद हो रहा है। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक
अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगी संजय जी। भारतीय जनसंचार संस्थान, जो कि भारत का सबसे खास मीडिया प्रशिक्षण केंद्र है, उसके महानिदेशक होने के नाते हम आपसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं? देखिए, भारतीय जनसंचार संस्थान एक बहुत पुरानी संस्था है भारत सरकार की, सूचना प्रसारण मंत्रालय की। 1956 में श्रीमती इंदिरा गांधी, जो बाद में देश की प्रधानमंत्री बनी, वे सूचना प्रसारण मंत्री थी और उन्होंने इस संस्थान की स्थापना की। इसका उद्देश्य था भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण करना, जो हमारे कम्युनिकेशन ऑफिसर्स होते हैं इस देश के, उनको तैयार करना। इसके साथ एक बहुत बड़ा उद्देश्य इसका था, तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनके पत्रकारों, उनके कम्युनिकेशन ऑफिसर्स को ट्रेन करना और एक सुंदर दुनिया बनाना। और मुझे लगता है कि आज का जो हमारा चैलेंज है, आज का जो हमारा वो है कि हम एक सकारात्मक सोच रखने वाले, समाज को जोड़ने वाले सोच रखने वाले मीडिया कर्मी तैयार करें। कि देखिए, तोड़ने वाले लोग इस देश में बहुत हैं, खंड खंड करने में तो बहुत लोग लगे हुए। हम कैसे टूट सकते हैं, हम क्यों अलग अलग हैं, हमें क्यों टूटना चाहिए, ऐसा बताने वाले अनेक लोग। पर हम क्यों एक हैं, हमें क्यों एक रहना चाहिए, एक रहकर हमारी क्या शक्ति बन सकती है, उसके बारे में बातचीत करने वाले लोग कम हैं। मुझे लगता है कि जो भी संस्थान है शिक्षा के, उनका पहला कर्तव्य है कि वो अपने विद्यार्थियों में ये भाव संचारित करें कि कंट्री फर्स्ट, सबसे पहले देश है। अगर ये देश रहेगा, ये राष्ट्र रहेगा, तो हम सब रहेंगे। और जब हम देश कहते हैं तो देश कैसे बनता है? देश बनता है लोगों से। देश अपने आप में कोई चीज नहीं है। आजादी के आंदोलन में हमारे नेताओं की सभाओं में जब नेता पहुंचते थे तो लोग भारत माता की जय बोलते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है एक जगह, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने एक जगह लिखा है कि मैं सभाओं में जाता हूं तो लोग लगाते भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं कई बार सोचा करता था कि भारत माता कौन है, कौन है भारत माता? क्यों, पंडित जी विचारक थे। बोले, मैं सोचता था भारत माता है कौन, किसके बारे में ये लोग बोलते हैं। भले मैंने बहुत विचार किया और ये पाया कि हम सब भारत माता है। बहुत सुंदर। ये जो देश के लोग हैं, जब मैं देश की बात कहता हूं तो देश अपने आप में, देश जमीन का टुकड़ा नहीं है। देश बनता है देश के लोगों से। इसलिए हमारी जिम्मेदारी अगर देश के प्रति है, उसका मतलब अपने लोगों के प्रति, अपने लोगों को सुखी बनाना, अपने लोगों को उनके लिए सुविधाएं खड़ी करना, अपने लोगों के सुख चैन की चिंता करना, उनकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, उनके दुख दर्द में खड़े होना, उनके सुख में आनंदित होना, उनके दुख में दुखी होना। यह है हमारा देश का भाव। और जब हम कहते हैं भारत माता के लाल हैं या हम भारत माता की बेटे बेटियां हैं, तो हम सब एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं। इसलिए इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के साथ हमारा एक भाईचारा है, हमारा उससे एक आत्मीय पारिवारिक संबंध है। और ये कोई देश 1947 में नहीं बना, जिसके बारे में कई बार भ्रम होता है कि ये देश अंग्रेजों ने डंडा मार मार के बनाया। ना ना, आप धोखे में, अंग्रेजों का बनाया देश नहीं है। विष्णु पुराण कहता है, उत्तरम यह समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतीय नाम भारतीय संतति। ये मेरा उद्घोष नहीं है, ये विष्णु पुराण का उद्घोष है। विष्णु पुराण ने इसके बॉर्डर्स तय किए हैं, हमने नहीं तय किए। ये देश अंग्रेजों ने नहीं बनाया, ये 47 में बनाया हुआ देश नहीं है। ये देश पुरातन राष्ट्र है, 5,500 साल तो लिखित इतिहास हमारे पास है, उससे भी पुरातन ये राष्ट्र है। इसलिए इस राष्ट्र की महान संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। इसके लोगों को आदर देना, इनकी भावनाओं को आदर देना, इनके विकास के लिए सब कुछ झोंक देना। सिर्फ अपना परिवार और मेरा घर, इसके बजाय पूरी सृष्टि की चिंता करना, यह हमारा स्वभाव रहा है। और आप देखिए, हमारे धर्म ग्रंथ भी हमको ये सिखाते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक ही बात लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हमारा धर्म क्या कहता है? दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास। अब आपको दूसरा बताता हूं। आप, व्यास जी ने बहुत रचनाएं की, इतनी सारी 18 पुराण रचे व्यास जी ने, 18 पुराण बनाए मैडम, 18 पुराण। पर 18 पुराणों में व्यास जी ने कहा क्या? सिर्फ कहानियां सुनाई है ना? एक ही मंत्र है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में व्यास दो ही बात कहते हैं, परोपकाराय पुण्याय
पापाय परपीडनम, यानी परोपकार करना पुण्य है और दूसरे कष्ट देना ही अधर्म है। ये हमारा धर्म है। बहुत सुंदर। तो इतनी महान संस्कृति के हम उत्तराधिकारी हैं, हमने कभी किसी को पराया माना ही नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा, केरल में हिंदुस्तान की पहली मस्जिद बनी, राजा ने बुलाया वहां के केरल के, आइए बनाइए, पूजा पाठ करिए, कोई समस्या नहीं है। दुनिया में जिनको कई जगह नहीं मिली वो हिंदुस्तान में आकर बसे और उनको आदर मिला। सबसे जो छोटा समाज हमारा है अल्पसंख्यकों का, पारसी समुदाय, वो हिंदुस्तान में रहे, यहूदी हिंदुस्तान में रहे। आज पारसी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। रतन टाटा से लेकर के आदि गोदरेज को देख लीजिए, किस तरह से आर्थिक क्षेत्र में उन लोगों ने इस देश का नाम रोशन किया है। तो इसलिए समाज के जो छोटे छोटे वर्ग भी हैं जिनको हिंदुस्तान ने गले लगाया। यहूदियों की कोई जमीन नहीं थी पर हिंदुस्तान में उनको जगह मिली, पारसियों को हिंदुस्तान में जगह मिली, मुसलमानों को मिली, ईसाइयों को मिली, पुर्तगालियों की मिली, फ्रांसीसियों की मिली। कभी हिंदुस्तान ने किसी का धर्म, जाति, वर्ण और वो नहीं पूछा। सिर्फ इतना चाहा कि इस देश के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए। ये आपकी पुण्य भूमि है, आपकी मातृभूमि है, इसके पुरखे आपके हैं, इसका सुख और दुख आपका है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है। बहुत उपयुक्त बात कही आपने। इसलिए हमें इस देश की जो पीड़ा है, इस देश का जो दर्द है, उसको समझना पड़ेगा। ये देश दिल्ली में नहीं बसता मैडम, ये देश जयपुर अलवर में नहीं बसता, ये देश उन हजारों गांवों में बसता है, उन पहाड़ों में बसता है, उन जंगलों में बसता है जहां लोग आज भी लोकतंत्र की प्रतीक्षा में खड़े हैं। इसलिए हमें उन लोगों को न्याय दिलाना पड़ेगा जिसको हम सामाजिक न्याय कहते हैं, सोशल जस्टिस। उन तमाम लोगों के लिए हमको काम करना पड़ेगा, और हम कर पाते हैं तो सही मायने में ये मुल्क एक दिन विश्व शक्ति बन के खड़ा होगा। हिंदुस्तान का अगर एक भी आदमी दुखी है, एक भी आदमी पीड़ा में है, तो आप ये मत सोचिए कि भारत माता चैन से सो रही है, उसका एक भी बेटा दुखी है। इसलिए आज की जो बातचीत है, मैं इस नोट पे खत्म करना चाहता हूं कि हमें अपने लोगों के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। या एक राष्ट्र है और इसके जो लोग हैं वो सब आपस में भाई बंधु हैं। इसलिए मिल करके हम सबको इस नई सदी में मिल करके आगे बढ़ना है, भारत को विश्व शक्ति के रूप में खड़ा करना है, और भारत के जो लोग हैं उनको न्याय दिलाना है। क्योंकि मैंने फिर आपसे कहा कि देश जमीन का टुकड़ा नहीं है, देश लोगों से बनता है। इसलिए लोगों को न्याय दिलाना, लोगों को सिस्टम में शामिल करना, सिस्टम को न्यायपूर्ण बनाना, और साधनों का नीचे तक बंटवारा, जहां लोग अपने आधार पर खड़े हो पाए। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो वर्तमान सरकार है वो इन मूलभूत प्रश्नों को संबोधित कर रही है। जब वहां चाहे मकान की बात हो, चाहे रसोई घर की बात हो, एक एक छोटे छोटे सवालों पर सरकार जो है समाज को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है। इसको हमें, इस सिस्टम में हमें ईमानदारी लाते हुए जो साधन है सरकार के, उसे नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करना पड़ेगा, ताकि जो भ्रष्टाचार के नाते जो चीजें नीचे तक नहीं पहुंच पाती, उसको हम नीचे तक पहुंचा पाए और समाज को वास्तविक रूप से सुखी होता हुआ देख पाए। जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। भारत कोई भूखंड नहीं है, भारत एक भाव है, और ये भाव हम सबके दिलों में आज से नहीं बसता, और 1947 से नहीं बसता, सदा से बसते आए हैं। जब से हमारी संस्कृति है, जब से हमारी सभ्यता है, जब से हम हैं, तब से हम इस भाव को जीते आए हैं, तभी हम एक भारत है। इसी खूबसूरत भाव के साथ मैं आज की संध्या के इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगी, और बहुत प्रशंसा करना चाहूंगी। आपसे बात करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। शायद मेरी शब्दावली भी विकसित हुई, और क्योंकि वही बात जो फिर पहले तीसरी बार बोली थी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस तरह से आपने हिंदी की महत्ता को प्रतिपादित किया और उसकी सर्वश्रेष्ठता की बात की, मैं अपने आप से मुझ में हिंदी के सुंदर शब्द दिमाग में मेरे आते चले जा रहे हैं, क्योंकि मुझे कोशिश ये है मेरी कि मैं विकल्प के तौर पर इस वक्त इंग्लिश से बात नहीं करूं आपसे। तो अपने आप में ये आपका एक अनूठा प्रभाव है। ऑडियंस की तरफ से भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया हमारे साथ, काफी अच्छे कमेंट्स उनके मैं देख पा रही थी बीच बीच में। अगर कोई प्रश्न होता तो हमने वो प्रश्न लिया होता, लेकिन सभी प्रशंसा से भरे हुए कमेंट्स हैं, और उसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, मुझे भी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और जो भी लोग इस चर्चा में जुड़े, उन सभी भाइयों बहनों को, सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपकी इतनी सुंदर बातचीत और इस चर्चा से मेरा भी बहुत ज्ञानवर्धन हुआ है, बहुत सारी चीजें मुझे आज कहने का मौका मिला। मैं आपके प्रति कृतज्ञता से भरा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।
भारत माता की जय।